जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन में आज का वीडियो में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग झांसी डिवीज़न नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का जेई CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 24 नवंबर 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। फर्स्ट पार्ट में 55 तक सॉल्व हो गया था। चलिए आज सेकंड पार्ट में 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। 56 नंबर क्वेश्चन, इनसाइड सरफेस ऑफ बीबीजेड ब्रेक वैन आर पेंटेड विथ व्हिच कलर। तो यहीं पर देखिए बीबीजेड ब्रेक वैन के लिए आप लोग का क्वेश्चन है, जो कि एक 8 व्हीलर ब्रेक वैन होता है, 8 व्हीलर ब्रेक वैन, और इसमें ICF ट्रॉली फिट होता है। आप लोग को ये डिस्कस किया गया है, आप लोग जानते हैं। तो इसमें आप लोग का इनसाइड का जो सरफेस है कौन सा कलर से पेंटिंग होता है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा इनसाइड का जो पेंटिंग होगा बीबीजेड आप लोग का ब्रेक वैन का, ये हो जाएगा वाइट एनामल पेंट। अगर ये आउटसाइड के लिए क्वेश्चन होता, बीबीजेड का आउटसाइड का जो कलरिंग होगा, पेंटिंग होगा, ये हो जाएगा सिल्वर एल्यूमिनियम कलर। नेक्स्ट, रेलिंग ऑफ बीबीजेड ब्रेक वैन्स आर पेंटेड विथ व्हिच कलर। यहीं पर फिर से बीबीजेड का क्वेश्चन आ गया है। तो यहीं पर रेलिंग पूछा है, इसका जो रेलिंग रहता है, ये रेलिंग का कलर पूछ रहा है, कौन सा कलर से ये पेंटिंग होता है। तो ये आप लोग का ये रिफ्लेक्टिव रेड कलर हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ। चलिए व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर पिवट्स फॉर LHB कोचेस। यहीं पर देखिए LHB कोचेस में सेंटर पिवट के बीच में डिस्टेंस, दूरी पूछ रहा है, दो सेंटर पिवट के बीच में LHB कोचेस में ये डिस्टेंस कितना है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा 14,900 mm। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर फॉर नॉन AC LHB कोचेस फिटेड विथ फियाट बॉगी। तो यहीं पर देखिए कैपेसिटी पूछा है, जो कि सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर के लिए, वो भी नॉन AC LHB कोच जो फिट होगा फियाट बॉगी के साथ। तो इसके लिए सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर का जो कैपेसिटी हो जाएगा, ये आप लोग का होगा 3500 न्यूटन, 3500 न्यूटन सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर का कैपेसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इन ICF टाइप BG मेनलाइन कोचेस यूजिंग एनहांस्ड कैपेसिटी ड्रॉ गियर एंड। स्क्रू कपलिंग स्पेसिफाइड रेंज ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द शोल्डर ऑन द ड्रॉ हुक फ्रॉम द हेडस्टॉक सॉल्वी। तो यहाँ पर ICF कोचेस के लिए पूछा है, जो आप लोग का प्रोजेक्शन रहेगा, शोल्डर का प्रोजेक्शन रहेगा, ये भी आप लोग का ड्रॉ हुक के लिए, जो कि आप लोग का हेडस्टॉक से ड्रॉ हुक के बीच में शोल्डर का यहीं पर प्रोजेक्शन पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा ICF कोचेस के लिए? ये हो जाएगा 92 से 120 मिलीमीटर हो जाएगा। ये प्रोजेक्शन ऑफ द शोल्डर अंदर ड्रॉ हुक में शोल्डर का प्रोजेक्शन, ये आप लोग का हेडस्टॉक से होगा। तो ये सही आंसर होगा 92 से 120 मिलीमीटर। इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग फिटेड ऑन कैसनफ बोगी इज कंटेन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो यहीं पर देखिए RDSU टेक्निकल पैम्पलेट के बारे में बोला गया है। तो यहीं पर आप लोग का CTRB जो कैसनफ बोगी में फिट होता है, CTRB कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग जो कि कैसनफ बोगी में फिट होता है, इसका इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए, निरीक्षण और रख रखाव के लिए यहीं पर RDSO टेक्निकल पैम्पलेट कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा G81 हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ। चलिए G81। इसके साथ साथ आप लोग
G76 आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोग का हो जाएगा मेंटेनेंस ऑफ सीबीसी फॉर लाइन स्टाफ हो जाएगा। जो सीबीसी का मेंटेनेंस होगा अपन लाइन स्टाफ के लिए, ये आप लोग का G76 टेक्निकल पैम्पलेट में ये बताया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ एस टाइप सीबीसी टाइट लग कपलर प्रोवाइडेड ऑन एलएचबी कोचेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गेजेस आर यूज्ड फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कपलर। तो यहीं पर देखिए एस टाइप सीबीसी आप लोग का एस टाइप सीबीसी एलएचबी कोचेस में फिट होता है। तो इसका गेजिंग करने के लिए, इसको चेकिंग करने के लिए, इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए जो गेजेस यूज होता है इसके बारे में क्वेश्चन है। तो यहीं पर देखिए एस टाइप सीबीसी जब भी आप लोग इसका आप लोग इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस करेंगे, इसके लिए आप लोग का चेकिंग करने के लिए गेज है। तो ये सब गेज क्या क्या है? काउंटर मेंटेनेंस गेज, ये भी एकदम सही है। काउंटर कंडमनिंग लिमिट गेज, ये भी यूज करेंगे। अलाइनिंग विंग लिमिट गेज, ये भी यूज करेंगे। तो यहीं पर ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इन केस ऑफ एलएचबी कोचेस व्हिच are fitted with Fiat coil spring bogie during coupling, the difference between the alignment deviation of two inner spring provided in secondary suspension system if the spring are new shall not exceed। तो यहीं पर देखिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है एलएचबी कोचेस में आप लोग का फियाट कोयल स्प्रिंग, फियाट बोगी, एलएचबी कोचेस में फियाट बोगी यूज होता है, इसमें कोयल स्प्रिंग के लिए क्वेश्चन है। तो यहीं पर आप लोग का जो डेविएशन स्प्रिंग का जो डेविएशन होगा, जब भी आप लोग स्प्रिंग जो फिट करते हैं तब इसमें आप लोग का डेविएशन डिफरेंस देखा जाता है। तो यहीं पर आप लोग के लिए क्वेश्चन है टू इनर स्प्रिंग के लिए दिया गया है। और ये आप लोग का नया अगर स्प्रिंग होगा तो ये केस में इसका डेविएशन जो अलाइनमेंट डेविएशन कितने एमएम से ज़्यादा नहीं होना है पूछा है। पहले तो ये देख लीजिए एलएचबी कोच का फियाट बोगी के लिए है और इसमें आप लोग का अलाइनमेंट आप लोग का डेविएशन पूछा है। तो ये कंडीशन में ये आप लोग का इनर स्प्रिंग के लिए क्वेश्चन है। इनर स्प्रिंग के लिए वो भी नया कंडीशन में होगा। तो इसके लिए जो स्प्रिंग अलाइनमेंट जो डेविएशन होगा ये कितना हो जाएगा? तो ये आप लोग का हो जाएगा 8 mm हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। तो यहीं पर अगर ओल्ड स्प्रिंग के लिए आप लोग का क्वेश्चन होता, तो ओल्ड स्प्रिंग के लिए अगर क्वेश्चन होता तो इसमें नो डेविएशन अलाउड हो जाता। तो इसमें आप लोग का जो अलाइनमेंट डेविएशन होता, स्प्रिंग डिफरेंस डेविएशन अलाउड होता है, इसमें एकदम अलाउड नहीं होता। ये अगर आप लोग का ओल्ड स्प्रिंग के लिए आप लोग को पूछा होता, जो कि इनर स्प्रिंग के लिए ओल्ड स्प्रिंग का केस में आप लोग का यहीं पर कोई भी डेविएशन अलाउड नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं। इन केस ऑफ एलएचबी कोचेस which are fitted with Fiat coil spring bogie during coupling, the difference between alignment deviation of two outer spring। तो यहीं पर वही आप लोग का एलएचबी कोचेस में फियाट बोगी जो यूज होता है, इसमें कोयल स्प्रिंग जो आप लोग का यूज होगा, इसमें दो आउटर स्प्रिंग जो रहेगा। यहीं पर देखिए आउटर स्प्रिंग पूछा है, पहला क्वेश्चन में इनर था। आउटर स्प्रिंग के लिए आप लोग का अलाइनमेंट डेविएशन पूछा है। तो ये आप लोग का सेकेंडरी सस्पेंशन के लिए पूछा है। और ये जो होगा आप लोग का सर्विसिबल स्प्रिंग के लिए पूछा है। इसका मतलब ये ओल्ड स्प्रिंग के लिए पूछा है। तो ये कंडीशन में ये अलाइनमेंट डेविएशन कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो होगा ये हो जाएगा 8 mm होगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए 8 mm। अगर ये आप लोग का अलाइनमेंट डेविएशन के बारे में क्वेश्चन होता आउटर स्प्रिंग के लिए, वो भी आप लोग का नया कंडीशन में होता, न्यू होता, तो ये कंडीशन में ये आप लोग का जो अलाइनमेंट डेविएशन 4 mm से ज़्यादा नहीं होता, तो ये नया स्प्रिंग के लिए होता।
लेकिन यहीं पर आप लोग का सर्विसेबल या ओल्ड स्प्रिंग के लिए क्वेश्चन है, इसलिए इसका सही आंसर 8 mm होगा। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 2190-2010 हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्टिंग ऑफ ड्राई पाउडर गैस कैटरिज टाइप फायर एक्सटिंग्विशर शैल बी कैरिड आउट एट इंटरवल ऑफ। तो यहीं पर देखिए जो आप लोग का ड्राई केमिकल पाउडर टाइप का डीसीपी टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक होगा, इसका हाइड्रोलिक टेस्टिंग करेंगे। तो ये आप लोग का कितना इंटरवल में होना चाहिए? तो ये 3 साल के इंटरवल में हाइड्रोलिक टेस्टिंग जैसे भी डीसीपी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर के लिए होना चाहिए। और रिफिलिंग के लिए अगर क्वेश्चन होगा, रिफिलिंग करेंगे तो इसके लिए आप लोग का जो इंटरवल होता ये 1 ईयर होता है, ये भी याद रखिए। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द सेकेंडरी लेटरल डैम्पर इन एलएचबी कोचेस फिटेड विथ कॉयल स्प्रिंग फियाट बोगी? तो यहीं पर देखिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है, सेकेंडरी लेटरल डैम्पर एलएचबी कोचेस में जो फिट होता है, तो इसका कैपेसिटी पूछा है सेकेंडरी लेटरल डैम्पर के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8000 न्यूटन हो जाएगा। ये होगा 8000 न्यूटन सेकेंडरी लेटरल डैम्पर के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वागन स्टीम क्लीनिंग इज डन? तो यहीं पर देखिए 4 आप लोग का ऑप्शन दिया गया है, 4 प्रकार का अलग अलग वागन दिया गया है। तो किसमें हम लोग जो क्लीनिंग करेंगे ये स्टीम क्लीनिंग होगा। तो ये आप लोग का सही आंसर होगा बीटीपीएन, जो पेट्रोलियम न्यूमेटिक वागन जिसमें कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट होता है, इसी का ही हम लोग जो क्लीनिंग होगा ये स्टीम क्लीनिंग होगा। इसके साथ साथ ये भी आप लोग का ऑप्शन में अगर रहता कि बिटुमेन वागन होता या मोलासेस वागन होता, तो इसमें भी स्टीम क्लीनिंग किया जाता है, ये भी याद रखिए। एज पर एनसीआर एक्सीडेंट मैनुअल फायर इन ट्रेन इज क्लासिफाइड इन व्हिच क्लासेस ऑफ एक्सीडेंट? तो यहीं पर देखिए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का जो एक्सीडेंट मैनुअल है, इसमें ट्रेन में आग लग जाता है तो इसको कौन सा क्लास में रखा गया है? तो इसका जो क्लासिफिकेशन हुआ है ये आप लोग का बी टाइप में इसको रखा गया है, बी टाइप में रखा गया है। ये क्लास बी में है, ऑप्शन बी के साथ चलिए। ये आप लोग का फायर इन ट्रेन है, जो आप लोग का ट्रेन में आग लग जाता है तो इसी प्रकार का जो एक्सीडेंट होगा इसको क्लास बी में रखा गया है। इसके साथ साथ क्लास ए का देख लीजिए, ये आप लोग का कोलिजन है, जो 2 ट्रेन के बीच में जो टक्कर होता है, हेड ऑन कोलिजन हो, साइड कोलिजन हो, तो ये कोलिजन या टक्कर कैटेगरी में क्लास ए में रहता है। क्लास सी ये रहता है ट्रेन रनिंग इनटू रोड ट्रैफिक। अगर ट्रेन किसी कारण अपना रेल पटरी से बाहर जाके आउटसाइड रोड ट्रैफिक में चला जाता है, इसी प्रकार का एक्सीडेंट को क्लास सी में रखा गया है। और डी क्लास में जो है ये डी फॉर डिरेलमेंट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट? यहाँ पर देखिए आप लोग का जो 3 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा वेल्डिंग का एक दोष है, वेल्डिंग डिफेक्ट से? अंडरकट ये भी वेल्डिंग डिफेक्ट है, स्लैक इंक्लूजन ये भी वेल्डिंग डिफेक्ट है, हॉट क्रैकिंग ये भी वेल्डिंग डिफेक्ट है। तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड? तो यहीं पर देखिए नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड किस प्रकार का वेल्डिंग में ये यूज होता है? तो ये आप लोग का होता है टीक वेल्डिंग। अगर कंज्यूमेबल पूछा होता, कंज्यूम हो जाता, खत्म हो जाता, खपत हो जाता, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के लिए ये मिक वेल्डिंग होता, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। नॉन कंज्यूमेबल
आप लोग का इलेक्ट्रोड जो होगा, इस प्रकार का वेल्डिंग जो होगा एक टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। ऑप्शन ए के साथ चलिए, इसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है। व्हिच एमंग द फॉलोइंग वैगन हैज लीस्ट टीआर वेट। यहीं पर देखिए आप लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है। तो बीसीएन ये वर्सन में दिया गया है, सबसे कम टीआर वेट किसका है। तो यहीं पर बीसीएन देखेंगे, बीसीएन का टीआर वेट 27.2 टन। बीसीएनए देखेंगे, बीसीएनए 24.5 टन टीआर वेट है। बीसीएनए-एचएस इसका भी 24.5 टन है। बीसीएनएचएल जो है इसका टीआर वेट 20.8 टन है, जो कि सबसे कम है। तो यहीं पर क्वेश्चन पूछा था ये आप लोग का किस प्रकार का वैगन में सबसे कम टीआर वेट रखा गया है। तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी, बीसीएनएचएल। नेक्स्ट चलते हैं, स्लैकलेस ड्रॉवर आर यूज्ड इन व्हिच टाइप ऑफ फॉलोइंग वैगन टाइप्स। तो स्लैकलेस ड्रॉवर यूज होता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन बीएलसी में यूज होता है। आप लोग को ये रिपीटेड क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए। तो यहीं पर आप लोग का जैसे कि बीएलसी का एक यूनिट में 5 कार रहता है। तो दोनों एंड में देख लीजिए आप लोग का ए कार रहेगा, बीच में 3 बी कार रहेगा। तो यहीं पर ए कार का एक एंड में ये सीबीसी कपलिंग रहेगा और बीच में आप लोग का ए कार का दूसरा एंड से लेके बीच में जितना भी आप लोग का कपलिंग है ये एसएलडी है, स्लैकलेस ड्रॉबार है। इन नॉर ब्रिम से बेस्ट व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम फिटेड इन एलएचबी कोचेस व्हिच डिफेक्ट फॉल्ट कोड 7201 इंडिकेट्स। तो यहाँ पर डब्ल्यूएसबी सिस्टम में जो कि नॉर ब्रिम से कंपनी का होगा, तो इसमें फॉल्ट कोड अगर 7201 अगर दिखा रहा है डब्ल्यूएसबी सिस्टम में, तो इसका मतलब क्या है। तो इसका आप लोग का यहीं पर क्वेश्चन है कि इसका जो 7201 अगर डिस्प्ले हो रहा है फॉल्ट कोड, तो इसका क्या मीनिंग होगा। तो इसका आप लोग का मीनिंग होगा फॉल्ट इन वन व्हील सेट हो जाएगा। अगर एक व्हील सेट में आप लोग का कोई भी खराब है, दोष है, तो इसको 7201 डिस्प्ले करेगा ये डब्ल्यूएसबी सिस्टम, जो कि नॉर ब्रिम से क्या होगा। एज पर IRCA पार्ट 3 कोडिफिकेशन ऑफ रेलवे रिपेयर वर्कशॉप और आरओज डिपो इज डन यूजिंग हाउ मेनी डिजिट। तो यहाँ पर देखिए इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन जो पार्ट 3 जो कि ये वैगन के साथ ये डीलिंग करता है, वैगन के साथ ये रिलेटेड है। तो इसमें कोडिफिकेशन किया गया है रेलवे का जितना वर्कशॉप है या आरओज डिपो, तो इसके लिए आप लोग का टोटल डिजिट कितना संख्या यूज किया जाता है ये ऊपर में बताया गया है। इसमें 5 डिजिट यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, 1 kg मीटर इज इक्वल टू डेस फुट पाउंड। यहीं पर 1 kg मीटर कितना फुट पाउंड के बराबर होगा। तो ये आप लोग का सही आंसर हो जाएगा 7.233 फुट पाउंड हो जाएगा। इन कंटेक्स्ट ऑफ एलएचबी कोचेस कोच शैल बी विड्रॉन फ्रॉम सर्विस इफ द एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर इज। तो यहीं पर एलएचबी कोचेस के लिए पूछा गया है, तो कोच को सर्विस से हटा दिया जाएगा अगर एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर कितना होगा। तो ये भी रिपीटेडली बताया गया 80 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अगर ज़्यादा होता है तो कोचिंग का केस में इसको हॉट एक्सेल बॉक्स माना जाएगा और इसको सर्विस से हटा दिया जाएगा। ये कोचिंग का केस में। वैगन का केस में 90 डिग्री या इससे ज़्यादा होगा, ये केस में उसको हॉट एक्सेल बॉक्स माना जाएगा, सर्विस से हटा दिया जाएगा, वैगन को डिटैच कर दिया जाएगा।
Which of the following devices is provided in brake rigging of wagons for automatic adjustment of slack between ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील्स? तो यहीं पर देखिए जो डिवाइस आप लोग का वागन का ब्रेक रिगिंग सिस्टम में यूज किया गया है, जिसके चलते ब्रेक ब्लॉक और चक्का का बीच में जो गैप रहेगा, जो स्लाक रहेगा, उसको ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट करेगा। इसी प्रकार का डिवाइस का नाम है SAB है, स्लाक एडजस्टर बैरल। In case of LHB coaches provided with Knorr-Bremse Mag distributor valve, charging time of auxiliary reservoir from 0.0 to 4.8 kg per centimeter square during single car air brake testing। तो यहीं पर देखिए LHB कोच है, इसके बाद Knorr-Bremse कंपनी का DV है, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है। तो इसमें हम लोग देखेंगे ऑक्सिलरी रिजर्वर का चार्जिंग टाइम। तो ये अगर 0 से लेके 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक चार्जिंग होगा, तो ये सिंगल कार जब टेस्ट करते हुए तो इसमें कितना ये टाइम लेगा, चार्जिंग टाइम कितना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो होगा ये आप लोग का 60 से 120 सेकंड होगा। ये अगर आप लोग का Knorr-Bremse का आप लोग का अगर Knorr-Bremse कंपनी का DV होगा, तो ये कंडीशन में ऑक्सिलरी रिजर्वर का चार्जिंग टाइम 0 से 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये चार्ज होने के लिए ये जो टाइम लेगा, चार्जिंग टाइम 60 से 120 सेकंड होगा। अगर ये आप लोग का फेबली मैग के लिए पूछा होता, फेबली कंपनी के लिए पूछा होता, अगर फेबली कंपनी का DV होता, तो ये कंडीशन में इसका जो चार्जिंग टाइम ये कितना होता? ये होता 175 प्लस माइनस 30 सेकंड होता। तो इसको भी आप लोग याद रखिए। इन कंटेक्स्ट ऑफ वागन फिटेड विथ CTRB E क्लास बियरिंग, वागन शैल बी विथड्रॉन फ्रॉम सर्विस इफ द बियरिंग टेम्परेचर इज मोर देन। तो यहीं पर देखिए E क्लास CTRB के लिए पूछा है, वागन का केस पूछा है। तो वागन का केस में हम लोग जैसे कि ऊपर में डिस्कशन हुआ है 90 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा हो जाता है, तो ये कंडीशन में वागन को डिटैच करना पड़ता है। तो यहीं पर आप लोग का जो वागन का केस के लिए हॉट एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन A के साथ चलिए। इन ए BCN वागन विथ कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम, व्हाट इज द रेंज ऑफ ब्रेक पिस्टन स्ट्रोक इन एम्प्टी कंडीशन? ये BCN वागन के लिए पूछा है। इसमें आप लोग का एम्प्टी कंडीशन में पिस्टन स्ट्रोक पूछा है। तो एम्प्टी कंडीशन में कितना होगा, लोड कंडीशन में कितना होगा? एम्प्टी कंडीशन में BCN वागन के लिए जो पिस्टन स्ट्रोक होगा ये हो जाएगा 85 प्लस माइनस 10 mm, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं इसमें आप लोग 10 प्लस माइनस 10 आप लोग का दिया गया है, इसका टॉलरेंस दिया गया है। तो ये कंडीशन में ये आप लोग का हो जाएगा 75 से 95 mm तक, जो कि ये ऑप्शन A में है। अगर ये लोडेड कंडीशन में पूछा होता तो 130 प्लस माइनस 10 mm होता, जो कि 120 से 140 mm होता। ये लोडेड कंडीशन के लिए अगर पूछा होता तो ये भी आप लोग ज़रूर ध्यान में रखें। तो ये अगर लोडेड कंडीशन के लिए होता तो ये हो जाता है 120 से 140 mm। नेक्स्ट चलते हैं। इन केस ऑफ LHB कोचेस प्रोवाइडेड विथ SAB और FT मैग डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, चार्जिंग टाइम ऑफ कंट्रोल रिजर्वर फ्रॉम 0 to 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ड्यूरिंग सिंगल कार एयर ब्रेक टेस्टिंग। तो यहीं पर देखिए आप लोग का LHB कोच है, इसमें आप लोग का जो DV है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है ये फेबली मैग या सेप वेपको कंपनी का होगा। तो ये कंडीशन में चार्जिंग टाइम पूछा है
जो कि कंट्रोल रिजर्वर के लिए ये पूछा है। ये सीआर का पूछा है, ईआर का नहीं, सीआर का पूछा है। ये क्वेश्चन को बढ़िया से आप लोग चेक कीजिए, उसके बाद ही ऑप्शन लीजिए, नहीं तो गलती हो जाएगा। ये सीआर कंट्रोल रिजर्वर का चार्जिंग टाइम पूछ रहा है, जो कि 0 से लेके 4.8 kg/cm² आएगा इसका प्रेशर। तो इसके लिए आप लोग का सिंगल कार टेस्टिंग में जो चार्जिंग टाइम कितना होगा, सीआर का चार्जिंग टाइम पूछ रहा है एलएचबी कोच में, जो कि फेबली मैक या सेप वेबको कंपनी का होगा। तो ये कंडीशन में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो चार्जिंग टाइम होगा ये हो जाएगा आप लोग का 165 ± 20 सेकेंड। ये हो जाएगा 165 ± 20 सेकेंड। इसका मतलब है 145 से 185 सेकेंड हो जाएगा सीआर का चार्जिंग टाइम, वो भी आप लोग का फेबली मैक कंपनी के लिए एलएचबी कोच का। ऑप्शन सी के साथ चलिए। अगर यहीं पर आप लोग का नॉर ब्रिम्सी के लिए पूछा होता, नॉर ब्रिम्सी कंपनी के लिए नॉर ब्रिम्सी का डीवी होता, तो ये कंडीशन में ये हो जाता है 160 से 210 सेकेंड होता सीआर का चार्जिंग टाइम। इन केस ऑफ एलएचबी एसी चेयर का कोच with coil spring, air spring, secondary suspension, the thickness of discs compensating ring between primary rubber bump stop and bottom centering discs। तो यहाँ पर देखिए एलएचबी एसी चेयर कार कोच पूछा है, तो इसमें सेकेंडरी सस्पेंशन में ये देखिए आप लोग का जो कंपेंसेटिंग रिंग है इसका थिकनेस पूछ रहा है। तो ये आप लोग का एलएचबी एसी चेयर कार कोच के लिए ये 12 mm होगा। तो यहीं पर अगर आप लोग को पूछा होता कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, फर्स्ट और सेकंड एसी के लिए, फर्स्ट एसी और सेकंड एसी के लिए, फर्स्ट एसी एसी 2 टायर के लिए, दोनों के लिए ये कितना होता है, फर्स्ट और सेकंड एसी कोच के लिए 4 mm होता है। इसी प्रकार थर्ड एसी कोच के लिए 8 mm और 12 mm, दो प्रकार का इसमें यूज कर सकते हैं कंपनसेटिंग रिंग। 8 mm और 12 mm थिकनेस वाला पेंट्री कार के लिए पूछा होता, तो ये 6 mm होता थिकनेस कंपनसेटिंग रिंग का। अगर आप लोग का एलएचबी एसी चेयर कार के लिए आप लोग का क्वेश्चन है, तो यहीं पर आप लोग का 12 mm कंपनसेटिंग रिंग का थिकनेस होगा, जो कि सेकेंडरी सस्पेंशन में ये यूज होता है। इन कंटेक्स्ट ऑफ एस टाइप सीवीसी टाइट लग कपलर प्रोवाइडेड इन एलएचबी कोचेस मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज ऑफ द कपलर। तो यहीं पर देखिए हॉरिजॉन्टल गैदरिंग पूछा है, हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज ± 110 mm। अगर वर्टिकल गैदरिंग रेंज पूछा होता तो ± 90 mm हो जाता। इन इंडियन रेलवे बी कैटेगरी स्टोर आइटम्स रिप्रेजेंट व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल कंजप्शन वैल्यू। तो यहीं पर देखिए आप लोग का स्टोर रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो बी कैटेगरी का स्टोर आइटम, तो ये आप लोग का कितना परसेंट ये रिप्रेजेंट करता है टोटल कंजप्शन वैल्यू को लेके। ये टोटल कंजप्शन वैल्यू देख लीजिए पहले क्या क्वेश्चन है। तो बी कैटेगरी का स्टोर आइटम होगा, इंडियन रेलवे में जो बी कैटेगरी का स्टोर आइटम यूज होता है, ये आप लोग का टोटल कंजप्शन वैल्यू जो होगा, जो आप लोग का कितना खपत होता है, टोटल जो कंजप्शन वैल्यू का परसेंटेज कितना होगा बी कैटेगरी वाला स्टोर आइटम का, तो ये हो जाएगा 20% होगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए, सॉरी ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएसी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, तो ये ऑप्शन बी के साथ चलिए।
जब भी रेलवे कोई भी सिंगल फार्म से सिंगल टेंडर के माध्यम से कोई भी आइटम ये प्रोक्योरमेंट करता है, परचेज करता है, तो ये कंडीशन में उसको प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। तो यहीं पर इसका फुल फॉर्म जो होगा पीएसी का प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। नेक्स्ट चलते हैं इन वैध एनालिसिस ई स्टैंड्स पर। तो ये देखिए आप लोग का जो इन्वेंट्री कंट्रोल रिलेटेड स्टोर रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो जो एक इन्वेंट्री कंट्रोल में एक भेद एनालिसिस आता है, VED भेद एनालिसिस, तो ई का यहीं पर आप लोग का क्या मीनिंग है पूछ रहा है। ई स्टैंड्स पर ई किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको रिलेट करता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का ई फॉर एसेंशियल आइटम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी पर देख लीजिए ये होता है वाइटल आइटम, ई फॉर एसेंशियल आइटम, और डी फॉर डिजायरेबल आइटम। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ ए कैटेगरी स्टोर आइटम। तो यहीं पर देखिए स्टॉक वेरिफिकेशन जो होगा इसका पीरियोडिसिटी और इंटरवल ए कैटेगरी टाइप का स्टोर आइटम के लिए कितना होगा। तो यहीं पर ए कैटेगरी जो आइटम रहेगा इसका स्टॉक वेरिफिकेशन का इंटरवल या पीरियोडिसिटी ये 6 मंथ, बी कैटेगरी के लिए 1 ईयर, और सी कैटेगरी आप लोग का आइटम के लिए स्टॉक वेरिफिकेशन का पीरियोडिसिटी इंटरवल 2 ईयर्स। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन डी के साथ चलिए 6 मंथ हो जाएगा। वंस इन 6 मंथ्स, 6 महीने में एक बार स्टॉक वेरिफिकेशन होना चाहिए ए कैटेगरी का आइटम के लिए। टू अचीव better inventory turnover ratio, we intend to keep an average stock of how many months for C category items। बेहतर इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात प्राप्त करने के लिए सी श्रेणी के वस्तुओं के लिए कितने महीने का औसत स्टॉक रखने का इरादा रखते हैं। तो यहीं पर देखिए सी कैटेगरी का आइटम होगा, तो इसमें आप लोग का एवरेज स्टॉक हम लोग रखेंगे। तो एवरेज स्टॉक जो रखेंगे तो ये कितना महीने के लिए होगा, जो कि इसमें हम लोग बेटर बढ़िया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हम लोग को मिल सकता है। तो ये कंडीशन में आप लोग का जो हो जाएगा इसका सही आंसर सी कैटेगरी आइटम के लिए जो एवरेज स्टॉक रखेंगे बेटर इन्वेंट्री रेशो के लिए, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर 12 मंथ हो जाएगा। तो यहीं पर अगर ए कैटेगरी आइटम के लिए पूछा होता तो ये 3 महीना होता। बी कैटेगरी का आइटम तो यहीं पर देख लीजिए, सॉरी फ्रेंड्स, यहीं पर और एक बार देख लेते हैं। जो ए कैटेगरी का जो आइटम होगा इसका जो एवरेज स्टॉक रखेंगे बेटर टर्नओवर रेशो के लिए ये 3 महीना तक हम लोग स्टॉक रखेंगे, 3 महीना का स्टॉक रहना चाहिए। इसके बाद बी कैटेगरी का आइटम के लिए बी कैटेगरी का आइटम स्टॉक रखेंगे तो ये 6 महीने के लिए स्टॉक रखेंगे। इसके बाद जो सी कैटेगरी का जो आइटम होगा ये आप लोग का 12 महीना तक इसको स्टॉक रखना चाहिए एवरेज स्टॉक। तो ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार सी कैटेगरी आइटम के लिए क्वेश्चन था, तो इसका आप लोग को जो एवरेज स्टॉक रखेंगे ये 12 महीना के लिए, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राइस लिस्ट नंबर इज डिनोटेड बाय हाउ मेनी डिजिट्स। तो यहीं पर देखिए प्राइस लिस्ट नंबर या पीएल नंबर, इसमें टोटल डिजिट 8 की संख्या में रहता है। जैसे कि आप लोग का फर्स्ट और सेकंड डिजिट जो होगा ये मेन ग्रुप को इंडिकेट करेगा, तीसरा और चौथा डिजिट सब ग्रुप को इंडिकेट करेगा, 5, 6 एंड 7 ये 3 डिजिट
आइटम का सीरियल नंबर जो होगा इसी को इंडिकेट्स करेगा, और जो लास्ट डिजिट 8 डिजिट है, 8वां वाला संख्या है, ये चेक डिजिट है, चेक संख्या। फर्स्ट 2 डिजिट्स इन प्राइस लिस्ट नंबर रिप्रेजेंट्स, यहीं पर डिस्कस हुआ है। पहला 2 संख्या जो डिजिट होगा ये किसको इंडिकेट करेगा, ये मेन ग्रुप को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेन ग्रुप। आइटम्स व्हिच हैव नॉट बीन इशूड टू एनी यूजर्स फॉर पास्ट 24 मंथ्स और मोर आर कॉल्ड, वो आइटम जो पिछले 24 महीना या उससे अधिक समय में किसी भी उपभोक्ता को जारी नहीं किए गए हैं तो उसको क्या कहेंगे। तो इस प्रकार का आइटम को हम लोग जो कि 24 जो आप लोग का पिछले 24 मंथ तक ये इशू नहीं हुआ है या इससे ज़्यादा इशू नहीं हुआ है, ये केस में उसको जो स्टोर आइटम को सरप्लस स्टोर बोल के बोला जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन इन कॉमन प्रोसीडिंग इज, तो यहीं पर देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म, ये डिसिप्लिन एंड एपीएल रूल रिलेटेड क्वेश्चन है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जारी किया जाएगा जो कि आप लोग का डिसिप्लिनरी एक्शन, टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन इन कॉमन प्रोसीडिंग, सामान्य कार्रवाई में अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जो मानक फॉर्म, जो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा, ये आप लोग का क्या होगा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा SF 10 हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म SF 10 हो जाएगा। यहीं पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म 8 है ये आप लोग का अपॉइंटमेंट ऑफ ये हो जाएगा प्रेजेंटिंग ऑफिसर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा SF 8 होगा प्रेजेंटिंग ऑफिसर का नियुक्ति के लिए, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर। इसके बाद SF 9 इस टाइप का कोई भी फॉर्म रहता नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म 2 SF 2 जो है ये डीम सस्पेंशन है। कोई भी रेलवे कर्मचारी अगर पुलिस कस्टडी में 48 आवर्स या इससे ज़्यादा रह जाता है, ये कंडीशन में उसको माना जाता है डीम सस्पेंशन, माना गया सस्पेंशन। तो ये आप लोग का इस कंडीशन में SF 2 जारी कर दिया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर, तो यहीं पर देखिए ऊपर में ही डिस्कस हुआ है। तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर का नियुक्ति के लिए, प्रेजेंटिंग अधिकारी का नियुक्ति के लिए जो मानक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ये SF 8 हो जाएगा। SF 7 ये देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, जांच अधिकारी के नियुक्ति के लिए, इंक्वायरी ऑफिसर नियुक्ति के लिए ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म SF 7 हो जाएगा। सिंपल जो SF 1 है स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 SF 1 ये सस्पेंशन है, निलंबन है। और SF 5 जो है ये मेजर पेनल्टी है। नेक्स्ट चलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। तो यहीं पर देखिए जो इंक्वायरी ऑफिसर जांच अधिकारी के आप लोग का नियुक्ति के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा EO के लिए, इंक्वायरी ऑफिसर के लिए, तो ये हो जाएगा SF 7 हो जाएगा। ऑप्शन C के साथ चलिए। स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर यूज्ड एन ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन फ्रॉम सस्पेंशन, तो यहीं पर देखिए जो निलंबन से बहाली के लिए, निलंबन को हटाने के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा वो हो जाएगा SF 4 हो जाएगा। ऑप्शन A के साथ चलिए। इसके साथ साथ ये SF 3 देख लीजिए, ये डिस्कस नहीं हुआ है।
तो ये आप लोग का गैर नियुक्ति प्रमाण पत्र चाहिए आप लोग का निर्वाह भत्ता के लिए। तो नॉन एंगेजमेंट सर्टिफिकेट फॉर सब्सिस्टेंस अलाउंस। नेक्स्ट चलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर फॉर रिफ्यूजिंग परमिशन टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट इज। दस्तावेज का निरीक्षण करने की अनुमति से इनकार करने के लिए कौन सी मानक फॉर्म संख्या होती है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि रिफ्यूजिंग परमिशन टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए आप लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें जो यूज होता है ये हो जाएगा SF6 हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 6, ऑप्शन सी के साथ चलिए। रूल नंबर 3A ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल डिस्कस अबाउट। रेलवे सर्विस आचरण नियम के आप लोग का जो रूल नंबर जो है 3A किस विषय के बारे में इसमें बोला गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रॉम्प्टनेस एंड कोर्टसी। तो आप लोग हमेशा ड्यूटी के प्रति, कर्तव्य के प्रति आप लोग प्रॉम्प्टनेस रहिए, कोर्टसी रहिए, इसके बारे में ही बोला गया है। मुस्तैदी और शिष्टाचार के बारे में ऑप्शन ए के साथ चलिए। रूल 9 ऑफ द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल डिस्कस अबाउट। रेलवे सर्विस आचरण नियम नंबर 9 किस विषय के बारे में बोला गया है? तो ये हो जाएगा क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आप लोग जो भी रेलवे कर्मचारी कोई भी जगह में काम करते हैं तो यहीं पर आप लोग का कभी भी सरकार के बारे में आप लोग को क्रिटिसाइज नहीं करना है, आलोचना नहीं करना है। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। एज पर रेलवे सर्वेंट आवर्स ऑफ वर्क्स एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल्स हेल्थ एजुकेटर्स आर क्लासिफाइड इनटू व्हिच कैटेगरी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं HOER आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, आवर्स ऑफ वर्क्स एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल। तो इसमें आप लोग का 4 कैटेगरी रहता है, कंटिन्यूस, एसेंशियली, इंटरमीडिएट, इंटेंसिव और एक्सक्लूडेड। तो यहीं पर जो हेल्थ एजुकेटर हैं, तो जो स्वास्थ्य सलाहकार हैं, ये कौन सा कैटेगरी में आते हैं? तो ये एक्सक्लूडेड कैटेगरी में आते हैं, ऑप्शन डी के साथ चलिए। Which of the following methods are used to detect internal flaw or defects of Excel? तो एक्सेल में आप लोग का जो आंतरिक दोष होगा, दरार होगा, तो इसको जांच करने के लिए जो माध्यम यूज किया जाता है ये होता है UST, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। इसके माध्यम से ही इंटरनल फ्लॉ और डिफेक्ट्स को डिटेक्ट किया जाता है, जांच किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, राजभाषा का क्वेश्चन है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रभावी हुई? तो यहीं पर इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1965। राजभाषा अधिनियम का जो आप लोग का धारा 3(3) ये प्रभावी हुई, ये आप लोग का इफेक्ट हुआ, प्रभाव में आया 26 जनवरी 1965 को। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। संसदीय राजभाषा समिति में टोटल 30 सदस्य, 30 मेंबर होते हैं, जो कि लोकसभा से 20 मेंबर और राज्यसभा से 10 मेंबर। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष सेंट्रल हिंदी कमेटी चेयरमैन जो होंगे प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर। राजभाषा अधिनियम के अनुसार असम किस क्षेत्र में आता है? तो असम किस क्षेत्र में आता है? ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप लोग राजभाषा से आप लोग कीजिए, क्या होगा इसको कमेंट सेक्शन में बताइए। असम रीजन A या B या C क ख ग किस क्षेत्र में आता है राजभाषा अधिनियम के अनुसार? जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो यहीं पर देखिए जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का फर्स्ट चेयरमैन ये हो जाएंगे BG खेर साहब जी।
ऑप्शन ए के साथ चलिए। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी को। और इसके साथ साथ हिंदी दिवस जो है, हिंदी डे, ये भी रेगुलर क्वेश्चन है, 14 सितंबर को हर एक साल मनाया जाता है हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। रेलवे बोर्ड द्वारा तकनीकी विषय पर मौलिक हिंदी पुस्तक लेखन के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो रेलवे बोर्ड द्वारा तकनीकी विषय पर जो मौलिक हिंदी पुस्तक लिखते हैं, इसके लिए जो अवार्ड पुरस्कार दिया जाता है वो होता है लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। केंद्र सरकार का कर्मचारियों के लिए कितने हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित है? तो पहले तो ये 3 था, अभी ये देखिए, अभी पारंगत ऐड होने के बाद ये 4 हो गया है, जैसे कि प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञा, ये तो 3 पहले ही से था, अभी पारंगत को ऐड किया गया है, तो इसके बाद ये 4 हो जाएगा। तो इसके बारे में भी बहुत कन्फ्यूजन है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। राजभाषा नियम किस वर्ष में पारित किए गए हैं? राजभाषा नियम पूछ रहा है, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल, जो कि 1976 होता है, 17 जुलाई 1976 को ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पास किया गया था। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सा प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है? तो यहीं पर देखिए, प्रिलिमिनरी या एलिमेंट्री जो कोर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, तो ये आप लोग का जो हिंदी पाठ्यक्रम है, प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम, ये हो जाएगा प्रबोध। और अभी पारंगत ऐड होने के बाद ये आप लोग का फाइनल कोर्स पारंगत होगा, जो कि पहले ये प्रज्ञा था या प्राज्ञा था। तो इसके बारे में भी बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो अलग अलग डिवीज़न, अलग अलग जोन इसका आंसर अपने हिसाब से ही लेते हैं। कोई इसको फाइनल कोर्स को प्रज्ञा लेते हैं, कोई पारंगत ले रहा है। तो इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर आप लोग का जो एनसीआर का, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का झांसी डिवीज़न के लिए जो CNW JEE एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 24 नवंबर 2024 को, यहीं पर ख़त्म हो रहा है। फिर एक नया डिवीज़न का पेपर लेकर आप लोग के सामने बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक्स कीजिए, अपना फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।